Hello everyone and welcome back to the first podcast of this channel, and I'm very excited to tell you about this thing that this video is all about veganism. I'm going to ask questions regarding veganism with a professional doctor, Mr. Kishle from Patna, and he will answer all of your doubts, myths around veganism and बहुत कुछ नया जानने को सीखने को हम सबको मिलेगा. सो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है एंड इंटरव्यू स्टार्ट्स इन 3, 2, 1. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस चैनल के पहले पॉडकास्ट में. एंड टुडे आई एम श्योर कि जनरल पब्लिक के जो डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं वीगनिज्म के अराउंड या वीगन डाइट के रिगार्डिंग, वो आज क्लियर होंगे और उन्हें और मुझे भी इस वीडियो को देखने के बाद, आपसे बात करने के बाद काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा विच आई एम अनअवेयर ऑफ. तो सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए और जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं प्रोफेशनल डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक में, वो आपने छोड़कर जो ये पाथ ऑप्ट किया है सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस फैलाने का और पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करने का, इसकी शुरुआत कैसे हुई? थैंक यू सो मच रघु इंट्रोडक्शन के लिए, और माय प्लेजर फॉर हैविंग मी ऑन. सो एक्चुअली मैंने MBBS कंप्लीट की अपनी, उसके बाद DNB मेडिसिन किया, और कोर्स के दौरान ही मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग मुझे ऐसे भी नहीं लगता एकेडमिक्स का लिटरेचर. और क्योंकि मेरे फादर खुद भी डायबिटिक हैं 13 ईयर्स से, और आज तक उनकी एक भी मेडिसिन शुरू हुई नहीं, नॉट इवन मेटफॉर्मिन, और उनका HbA1c आज भी 5.1 है. बट हम मेडिकल लिटरेचर में आज भी यही पढ़ते हैं कि डायबिटीज़ एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल मेडिकल कंडीशन है, जिसमें आपको हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस, किडनी के कॉम्प्लिकेशंस, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, न्यूरोपैथी, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होने ही होने हैं. आप अवॉइड नहीं कर सकते इन चीज़ों को, जो ऐसा हुआ नहीं एक्चुअली मेरे फादर के साथ. और ये काइंड ऑफ अंडरस्टूड है कि आप अपने ब्लड शुगर को अगर स्टेबलाइज करना समझ गए कि किस तरह से हमें अपने डाइट को मैनिपुलेट करना है, देन ऑब्वियसली ब्लड शुगर हमारा राइज नहीं करेगा उस तरह से, क्योंकि ब्लड शुगर का राइज होना ये एक्चुअली एक्सोजेनस कार्बोहाइड्रेट के इंटेक पे ही होता है. जब आप बाहर से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं देन ओनली आपका ब्लड शुगर उस तरह से राइज करता है, क्योंकि बॉडी हमारी जो ग्लूकोज बनाती है वो उस तरह से नहीं बनाती कि हमारा ब्लड शुगर उस तरह से स्पाइक होगा और देन हमें उसे लोअर डाउन करने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी. तो तब से ही मुझे ऐसा लगने लगा कि ये गड़बड़ है एक्चुअली, और इस चीज़ को मैं प्रैक्टिस करना नहीं चाहा. मैं सोचा कि अगर मेरे फादर इससे मतलब अपने डायबिटीज़ को रिमिशन में रख सकते हैं, मैं अपने खुद के हेल्थ को काफ़ी इम्प्रूव किया हूँ पहले से. मैं भी हाई कार्ब ही डाइट लेता था पहले, ऑब्वियसली सबको ही लेते हैं क्योंकि उसी कल्चर में हम पले बड़े हैं, और मैं भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहा था. और मेरी भी बॉडी काइंड ऑफ बहुत बल्की थी और ओवरवेट था मैं. तो क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग करते हुए मुझे खुद ही 18 ईयर्स हो गए, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी फिज़िक में वो डेफिनेशन, वो मस्कुलैरिटी नहीं है जो होनी चाहिए एक बॉडी बिल्डर में, जो फिर जा रहे हैं. इवन आप अगर प्रोफेशनली नहीं भी कर रहे हैं तो स्टिल आप वो मस्कुलैरिटी, वो लीन मसल मास, वो सोचते हैं कि आप में होना चाहिए, वरना एक पहलवान वाली लुक होती है सबकी, मतलब जो भी जनरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं. और अगर करेंगे भी तो लीन बॉडी बिल्डिंग करेंगे भी तो लीन अगर होंगे भी तो वो एक पर्टिकुलर सीजन के लिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, जब वो स्टेज पे जाते हैं और कम्पीट करते हैं दूसरे एथलीट के साथ. तो मेरा ये फंडा है कि अब मैं कार्बोहाइड्रेट डाइट लेता नहीं हूँ. हाई कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल नहीं है, लो कार्बोहाइड्रेट भी मैं नहीं कहूँगा, अल्ट्रा लो कहूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स को एलिमिनेट कर चुका हूँ अपनी डाइट से. तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आपकी कोई एक डाइट हो रही होती है, पहले जो आप डाइट कर रहे होते हैं, तो उस डाइट से आप जब शिफ्ट होते हैं एक पर्टिकुलर दूसरे स्टाइल ऑफ डाइट पे, देन आपको एक इम्प्रूवमेंट मिलता है और आप उस डाइट के प्रोपोनेंट हो जाते हैं. तो मैं भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट के बाद लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का प्रोपोनेंट हुआ. और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का बहुत सारा फॉर्म होता है, आप कार्निवोर फॉर्म कर सकते हैं, वीगन फॉर्म कर सकते हैं. पर क्योंकि मुझे पता है कि सभी लोग वेजिटेरियन, मतलब वेजिटेबल बेस्ड, प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स तो ले ही रहे हैं अपने डाइट में. कोई अगर नहीं कर रहा है कोई काम, तो वो एनिमल बेस्ड फूड को नहीं ले रहा है डेली बेसिस पे. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ऑलरेडी सब लोग वो काम कर रहे हैं तो मुझे उस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मुझे तो नहीं दिख रहा है.
पब्लिक लेवल पे या फिर होल पॉपुलेशन लेवल पे। तो मैं ऐसा फील करता हूँ कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो मासेज नहीं कर रहे। जैसे एनिमल बेस्ड डाइट डेली बेसिस पे कोई नहीं ले रहा है, स्टेपल फूड के तौर पे कोई भी एग्स और मीट को नहीं खा रहा है, तो मैं उसको इंक्लूड करना शुरू किया। और जब उसको इंक्लूड करना शुरू किया तो मुझे ऐसा फील होता है कि वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, ये सब का रिक्वायरमेंट नहीं है ह्यूमंस के लिए। और मैं देखता भी हूँ, जैसे बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, बहुत सारे फॉरेन के प्रोफेसर हैं, टिम नोक्स हैं, और भी बहुत लोग हैं, मतलब मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, इतने लोग हैं। और उनको देखा, उनको सुना, उनको सुनने के बाद खुद भी अप्लाई किया, तब जाकर मुझे लगा कि ये लोग सही कह रहे हैं और मुझे भी इसी चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहिए, इसको मेन स्ट्रीम मेडिसिन में लाना चाहिए। क्योंकि प्रोफेसर टिम नोक्स हो गए या फिर बहुत सारे लोग हैं, ये सब लोग सफ़र कर चुके हैं अपने एकेडमिक्स की वजह से, और कहीं ना कहीं ये लोग भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे सब लोग, और उन्होंने एडमिट भी किया है इस चीज़ को पब्लिकली। तो हम सभी कहीं ना कहीं इसके विक्टिम हैं, इस मिस इन्फॉर्मेशन के, और जिसकी वजह से हम पेशेंट के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे ट्रीटमेंट में और भी बहुत सारी चीज़ों में, इन जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक मेन स्ट्रीम मेडिसिन में लाना चाहिए, क्योंकि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे जितनी स्टडीज़ हुई है अभी तक, जितनी रिसर्च इस डाइट पे हुई है, मुझे नहीं लगता कि किसी और डाइट पे इतनी ज़्यादा स्टडीज़ हुई है अभी तक। तो इस डाइट पे किसी भी तरह की किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये डाइट काम करता है या नहीं करता है, कि कोई खतरा तो नहीं है इस डाइट का। एटलीस्ट आप 6 मंथ्स आपको तो करना पड़ेगा पर्टिकुलर एक मतलब स्पेसिफिकली आपको 6 मंथ पीरियड चाहिए होता है किसी एक पर्टिकुलर डाइट को ये बताने के लिए कि वो डाइट हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि किसी भी डाइट की स्टडी जो भी होती है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है, 2 to 3 वीक्स के लिए होती है, 4 to 5 वीक्स के लिए होती है, और उस पर आप कंक्लूड कर देते हैं कि ये साइड इफेक्ट्स आ गए। डेफिनेटली आपकी बॉडी अडेप्टेड नहीं है उस पर्टिकुलर डाइट पे, तो आपको साइड इफेक्ट्स मिलेंगे, और आप एक इन्फ्रेंस निकाल देते हैं कि ये कीटोजेनिक डाइट या फिर लो कार्ब डाइट हेल्दी नहीं है। वो हेल्दी इसलिए नहीं था क्योंकि आपकी बॉडी अडेप्टेड नहीं थी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। अगर आप उसको 3 to 6 मंथ्स के लिए करेंगे, देन मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसके बेनिफिट्स को अनसी कर सकता है, इग्नोर नहीं कर सकता वो, और उसको उस चीज़, उस डाइट के लिए वो एक लाइफस्टाइल उसको डेफिनेटली बना ही देगा, अगर उसको बेनिफिट, हाँ प्रॉपरली डेफिनेटली प्लान्ड होना चाहिए, सुपरवाइज होना चाहिए। जैसे मैं खुद से ही किया, और हर लोग नहीं कर सकते डेफिनेटली, क्योंकि कुछ लोगों को गाइडेंस चाहिए होती है, सुपरविजन चाहिए होता है। तो उसके लिए मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे हेल्थ कोचेस हैं जो अब इस डाइट के एक्चुअली एडवोकेट हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोग हैं। तो इस तरह से ही होता है। तो इस डाइट को लेकर के हमें अब थोड़ा सा सीरियस होना है, और इसे हम प्रोपेगेट करेंगे इस सोशल मीडिया के थ्रू। तो आज का जो टॉपिक है सर हमारा डिस्कशन का, वीगन डाइट का, आप इसके बारे में एक ओवरव्यू दीजिए कि व्हाट इज वीगनिज्म और वीगन डाइट, है ना। और दूसरी बात ये कि क्या वीगन डाइट करने वाले सफ़र करते हैं, और जो नहीं भी करते हैं वो ये कहीं ना कहीं क्लेम करते हैं कि वी आर गेटिंग सो मच बेनिफिट्स फ्रॉम दिस वीगन डाइट। क्या ये सच में बेनिफिट्स एक्सपीरियंस करते हैं या फिर सब एक दिखावा है? वीगन डाइट एक्चुअली, ये वीगन डाइट का कॉन्सेप्ट ये है कि हम वीगन डाइट में करते क्या है कि टोटली एनिमल बेस्ड फूड्स को एलिमिनेट कर देते हैं अपनी डाइट से। तो जो भी फूड आइटम्स होंगे हमारे वो प्लांट बेस्ड ही होंगे, उसमें सीरियल्स आएगा, मतलब ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और एनिमल के कोई भी प्रोडक्ट्स उसमें नहीं होंगे। ये वीगन डाइट है। हालांकि वीगन डाइट अब बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं और मिल रहे हैं लोगों को, और हेल्थ जो है सभी का एक्चुअली टॉयलेट में जा रहा है उस वीगन डाइट को फॉलो करके। तो ये अब एक्चुअली उसको लोग प्लांट बेस्ड डाइट करके प्रोपेगेट कर रहे हैं। वीगन टर्म अब यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि पता है कि वीगनिज्म के शिकार एक्चुअली कैसे, मतलब वीगनिज्म के सफरर एक्चुअली कैसे दिखते हैं वो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। एक्चुअली डॉक्टर शॉन बेकर हैं, वो हमें दिखाते रहते हैं हमेशा। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, इसलिए वीगन डाइट अब नहीं बोलते हैं वैसे लोग, जो लोग प्रोपोनेंट हैं प्लांट बेस्ड डाइट के, अब उसे प्लांट बेस्ड का एक नया नाम दिए हैं ये लोग। और बस यही है इस डाइट में एक्चुअली। और हम एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन पे ध्यान नहीं देते। इवोल्यूशन हमने पढ़ी नहीं अपने मेडिकल
इवन प्राइमरी स्कूल में भी नहीं पढ़ा हमने, मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया हम लोगों को। डार्विनियन थ्योरी एक हम लोगों को पढ़नी थी, कुछ कुछ बेसिक एवोल्यूशन की थ्योरीज पढ़नी थी, वो भी अब शायद सिलेबस से हटाया जा रहा है एनसीईआरटी से। तो इस तरह से प्रॉब्लम ये है कि हमें जो रियलिटी से दूर किया जा रहा है ताकि हम क्वेश्चन ना करें सिस्टम को, ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि रियलिटी आपको पता होगी तभी तो आप क्वेश्चन करेंगे कि क्या गलत है क्या सही है। तो ये हो रहा है बेसिकली ये बताना है उनको कि हम एक बंदर ही हैं और बंदर ही से आए हैं, डिसेंडेंट हैं हम बंदर के। तो हालांकि ऐसा है नहीं, मतलब टिपिकली हम डिसेंडेंट डेफिनेटली उनके हैं, बंदर नॉट, मतलब बंदर कहने का मतलब मेरा मंकी नहीं, चिंपैंजी या फिर इन लोगों के डिसेंडेंट माने जाते हैं। डेफिनेटली ये बात सच्चाई है इसमें कहीं मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ इससे, पर डेफिनेटली प्रॉब्लम यह है कि इवॉल्व जब हम हुए तो इवोल्यूशन के दौरान हमारा बहुत सारा फीचर्स चेंज हुआ, गट के लेवल पे बहुत सारी चीज़ें, और स्पेशली गट के लेवल पे ही चेंज हुआ है। देन ग्रेजुअली अदर सिस्टम्स में मतलब हमें चेंज देखने को मिला है। तो अगर उस इवोल्यूशन की बात करेंगे तो उसमें बहुत कुछ हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, वो कभी और हम लोग डिस्कस कर लेंगे फिर से। जिस बेनिफिट की ये लोग बात करते हैं वो बेनिफिट उनको तब मिलता है जब एक्चुअली आप जो भी डाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि वीगन डाइट हो या फिर कार्निवोर डाइट हो, कोई भी इस पर्टिकुलर एक एक्सट्रीम डाइट को फॉलो कोई भी इंसान कब करता है, जब वो कहीं ना कहीं हेल्थ से सफरिंग उनके साथ होती है लंबे समय से, लॉन्ग टर्म सफरिंग, तभी करते हैं। वरना हर लोग तो स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट ही ले रहा है, और वो स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट तब तक चेंज नहीं करेगा अपनी जब तक उसको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर कुछ भी है, जिसमें मिक्स्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट डाइट होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी है और फैट भी है, प्रोटीन भी है, बैलेंस है, जो बैलेंस लोग बोलते हैं। तो हर कुछ बैलेंस है, बस बॉडी बैलेंस में नहीं है हमारी। हार्मोनल लेवल हार्मोन सिस्टम वो सब पूरा आउट ऑफ वैक हो रखा है, पूरा लेवल सभी हार्मोन्स का, और कुछ भी सही नहीं है, बस डाइट हमारा बैलेंस है और कुछ भी बैलेंस नहीं है। तो उस डाइट में एक्चुअली मोस्ट ऑफ द लोग क्या है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एनर्जी क्या हो रहा है, वो आप डिराइव कर रहे हैं पैकेज फूड से, प्रोसेस्ड फूड से। तो वो चीज़ें तो आप हटाएंगे, डेफिनेटली एक वीगन डाइट पाएंगे, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हैं कि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने जा रहा हूँ। देन आप पैकेज फूड को हटाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स है, बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं, जितनी सारी ये सब चीज़ें हैं, इनको आप हटा देंगे, जो आप डेली बेसिस पे स्नैक्स के तौर पे ले रहे हैं, और ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट में तो आ रही है। तो इसको आप रिमूव कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट बेसिकली इसके रिमूवल का मिल रहा है, वीगन डाइट का नहीं मिल रहा होता है। ये बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो भी बेनिफिट है वीगन डाइट का, वो इन सारे पैकेज फूड के रिमूवल की वजह से है, ना कि वो वीगन डाइट पर से वो कोई एडिशनल बेनिफिट दे रहा है। हाँ, एक बेनिफिट मिल रहा है डेफिनेटली वीगन डाइट से, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट और फैट को साथ में नहीं ले रहे होते हैं काफ़ी, मतलब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मिक्सिंग को अवॉइड करना होता है हमेशा। तो क्योंकि वीगन डाइट एक्चुअली फैट डिफिशिएंट डाइट है, डाइटरी फैट हमारे पास बहुत कम है वीगन डाइट में, नट्स से जा रहा है थोड़े बहुत फैट्स या फिर सीड्स जो भी लोग खा रहे हैं, तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है वो कि वो मिक्सिंग की वजह से जो भी एक रैंडल साइकिल होता है, जो बायोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना है एक्चुअली, बट पूरे मेडिकल सिलेबस में बायोकेमिस्ट्री में ये डिस्कस नहीं किया जाता हम मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ। रैंडल साइकिल, उसका दूसरा नाम ग्लूकोज फैटी एसिड साइकिल भी है, और उस रैंडल साइकिल को मैं आने वाले समय में अपने यूट्यूब वीडियो में डिस्कस करूंगा। और उस रैंडल साइकिल का जब भी एक्टिवेशन होता है, देन बॉडी जो है फैट को स्टोर करना शुरू करती है, और उसी का कॉन्सिक्वेंस होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो सभी लोग बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस को कोई समझ नहीं पा रहा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस चीज़ क्या है। तो इसको भी मुझे बताना है एक्चुअली। तो उस चीज़ के एक्टिवेशन को हमें अवॉइड करना होता है, जो रैंडल साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, और वो एक्टिवेशन तभी हम रोक पाएंगे, उसको अवॉइड कर पाएंगे, जब हमारी डाइट में फैट और कार्बोहाइड्रेट साथ में नहीं होगा। इवन अगर हम डेली बेसिस पे भी, अगर डिफरेंट टाइम पे भी हम ले रहे हैं, जैसे एक मील में हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, एक मील में फैट लिया, उसमें भी कहीं ना कहीं वो मिक्सिंग हो जाती है, क्योंकि हमारे सिस्टम में वो कार्बोहाइड्रेट कहीं ना कहीं उसका एक कुछ ना कुछ पार्ट तो रहता ही है, पूरी तरह से एसिमिलेट नहीं हो जाता 3 से 4 घंटों में। और प्रॉब्लम यह है कि वो रैंडल साइकिल का जो इफेक्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे हो रहा है, वो किसी एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लेवल पे नहीं हो रहा है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे जा करके वो तो होनी है मिक्सिंग, वो तो मिक्सिंग का इफेक्ट मिलेगा ही हमें। तो इसलिए हाँ, उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा तब होगा जब हम साथ में लेंगे, उसका इफेक्ट कम होगा जब हम डिफरेंट टाइम पे लेंगे, बट वो इफेक्ट होगा क्योंकि उस पर्टिकुलर डे में हमने दोनों चीज़ों को लिया है। तो ये जो बेनिफिट हो रहा है, ये जो बेनिफिट मिल रहा है बेसिकली किसका, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं डेवलप होगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस दोनों की मिक्सिंग हमने रोक दी, अवॉइड की, कार्बोहाइड्रेट और फैट की। और इसका जो बेनिफिट होता है ना, वो बेनिफिट मिलता है हमें इवन ऑटो इम्यून डिजीज में भी मिलता है वीगन डाइट फॉलो करके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लॉन्ग टर्म में इसका कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ फेलियर से सफ़र करते हैं जितने भी लोग हैं जो वीगन डाइट को फॉलो कर रहे हैं। बहुत लंबे समय तक इस डाइट के प्रोपोनेंट नहीं रहेंगे, उससे पहले मरने से पहले वो बोल देंगे एक ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि अब मेरे से ये डाइट नहीं हो पाएगी, क्योंकि सफरिंग है, उसको इनएविटेबल है, वो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो डेफिशिएंसी डेवलप होनी है आपको। तो वीगन डाइट का यही एक बेनिफिट है कि वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन नहीं होने दे रहा है, क्योंकि हम मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं। स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब कुछ खाते हैं, साथ में फाइबर भी खाते हैं, इवन जिस फाइबर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ह्यूमन न्यूट्रिशन में। तो इन फंडा बस ये है कि हमें फैट और कार्बोहाइड्रेट को साथ में नहीं लेना होता है। वही बेनिफिट हमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टैंड पॉइंट से वहाँ पे भी मिलता है, कार्निवोर डाइट में भी, जहाँ पे एनिमल प्रोटीन, एनिमल बेस्ड फूड्स हम ले रहे हैं, और वहाँ पे प्रोटीन है और फैट है, कार्बोहाइड्रेट निल है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में। तो वहाँ पे भी मिक्सिंग नहीं हो रही है कार्बोहाइड्रेट और फैट की, तो वो रैंडल साइकिल एक्टिवेट नहीं होगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, और सो कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कोई समझ नहीं पा रहा है वो नहीं होगा। देन हमारा ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा, ओबेसिटी नहीं होगी किसी को। तो ओबेसिटी होने का मतलब, ओबेसिटी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है इस मिक्सिंग की वजह से ही हो रहा है। और लोग कैलोरी काउंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कैलकुलेटर पे अपने फूड को वे कर रहे हैं कि कितने ग्राम्स हम खा रहे हैं। तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, बॉडी ही वो सब डिसाइड करेगा। बस सही चीज़ों को हमें सिस्टम में डालना है ताकि बॉडी उसके साथ सही तरीके से उस पर रिएक्ट करे। गलत तरीके की चीज़ हम डालते हैं बॉडी में, बॉडी नेगेटिवली रिएक्ट करेगी और हमारा डेफिनेटली वेट गेन होगा, और बहुत सारे जितने क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं वो सारी चीज़ें होनी शुरू होंगी। ये चीज़ें वीगन डाइट के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिला सर आपके पर्सपेक्टिव से, कि कैसे वो एक इंडिविजुअल की हेल्प कर सकती है अगर वो प्रोसेस्ड फूड खाना बंद कर दें या फिर कार्ब्स को फैट के साथ मिक्स नहीं करते हैं जब अपनी डाइट में, तो इससे कैसे उनकी ओबेसिटी इम्प्रूव हो जाती है। बट मेरा एक ये डाउट हमेशा से रहता है कि जब भी मैं किसी वीगन इन्फ्लुएंसर को इंटरनेट पर देखता हूँ या फिर उनकी फुल डे ऑफ ईटिंग वाली वीडियोस देखता हूँ, तो मुझे उसमें भर भर के सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हुए दिखते हैं वो। तो क्या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज सच में बहुत कॉमन है वीगन डाइट में, और अगर हाँ तो इसके क्या हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ते हैं या उनकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका? प्लीज आंसर दिस। बहुत सारे हैं, मतलब मोस्ट कॉमन तो हैं, वो इवन वीगन्स भी एडमिट करते हैं, जैसे B12 हो गए, आयरन हो गए, और विटामिन डी हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। हालांकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेके वो लोग थोड़ा सा कैजुअल होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है फ्लैक्स सीड में, चिया सीड्स में हमें मिल जा रहा है, बट वो उनको पता नहीं है कि वो EPA और DHA नहीं मिल रहा होता है उसमें उन्हें। वो अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है जो बॉडी हमारी कन्वर्ट नहीं कर पाती उसको EPA और DHA में, क्योंकि हमारी बॉडी का उस तरह का मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं है जो उस प्लांट बेस्ड ओमेगा 6, ओमेगा 3 को एक्चुअली वो एक्टिव फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 में कन्वर्ट कर सके। जो एक्टिव फॉर्म है हमारा वो DHA है और EPA है, तो वहाँ पे हम एक्चुअली लैक करते हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें हमारी बॉडी में ओमेगा 3 जा रहा है या नहीं जा रहा, प्रॉब्लम ये है कि जितने भी प्लांट बेस्ड आइटम्स हैं वो सारे इनएक्टिव फॉर्म है, और बॉडी को उसे बायो अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अगर वो बॉडी कर नहीं पा रही है, क्योंकि किसी की बॉडी कर पाती है, किसी की बॉडी, मोस्ट ऑफ द लोगों की बॉडी नहीं कर पा रही है। हमारा सिस्टम डिज़ाइन नहीं है, उस चीज़ को खा करके हम इवॉल्व नहीं हुए हैं, इसलिए हमारी बॉडी नहीं कर पाती, मोस्ट ऑफ द लोगों की बॉडी नहीं कर रही है उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट, तो हम डेफिशिएंट हो रहे हैं उस चीज़ों में। इवन विटामिन डी, प्लांट बेस्ड विटामिन डी जो हमें मिल रहा है वो भी एक्टिव फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पा रही, तो विटामिन डी का भी इफेक्ट हमें नहीं मिल पा रहा है। तो विटामिन डी डिफिशिएंसी हो गया, B12 डिफिशिएंसी, आयरन डिफिशिएंसी, ओमेगा 3, और भी ऐसे बहुत सारे हैं, क्रिएटिन है, कार्निटीन है, कार्नोसिन है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लिस्ट तैयार की जिसमें 20 न्यूट्रिएंट्स हैं, और उतना तो मुझे भी शायद अभी याद नहीं है उस 20 के पूरे नाम। और इवन विटामिन ए तक, क्योंकि विटामिन ए भी प्लांट फॉर्म में जो हम ले रहे हैं ना, वो बीटा कैरोटीन के फॉर्म में हम ले रहे हैं। तो
ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स में होते हुए भी वो हमारे लिए नहीं है, वो प्लांट्स के लिए है। मैं बस यही बोलता हूँ, प्लांट्स के जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स के लिए हैं, वो हमारे लिए नहीं है। प्लांट्स में भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सारे हो रहे हैं, तो प्लांट्स खुद के लिए रखा है, हमारे लिए नहीं रखा है। तो प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स को हम अगर लेंगे भी तो वो बॉडी हमें यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, हमारी बॉडी उस चीज़ को। बस ये सारी चीज़ें। तो प्रॉब्लम यह है कि न्यूट्रिशन साइंस में इवन जो डाइटिशियंस को जो पढ़ाया जा रहा है, न्यूट्रिशनिस्ट को जो पढ़ाया जा रहा है एकेडमिक्स में, वो उन्हें पढ़ाया जा रहा है, हमें बस ये पढ़ाया जाता है कि ये सोर्सेज हैं इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के लिए, आपको ये कंज्यूम करना है। बायो अवेलेबिलिटी की डिस्कशन होती नहीं है कहीं पे, किसी भी एजुकेशन सिस्टम में इस बायो अवेलेबिलिटी के बारे में किसी को नहीं पता है। इवन प्रोटीन डिफिशिएंसी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है उसकी डिफिशिएंसी हो रखी है मैक्सिमम वीगन्स को, तभी वो एक्चुअली सब लोग क्या है, अंडरवेट है, और अंडरवेट होने की वजह से उनका बीएमआई नॉर्मल होता है और लोगों को लगता है कि मैं बहुत हेल्दी हूँ। आपके पास फैट मास भी नहीं है, बीएमआई तो खुद में ही एक इनएप्रोप्रिएट टूल है खुद के हेल्थ स्टेटस को डिटरमिन करने के लिए। तो फैट मास भी कम होगा, मसल मास भी कम होगा, तो बीएमआई में तो नॉर्मल आएंगे ही ना। तो यही प्रॉब्लम है। तो प्रोटीन ही डिफिशिएंसी हो गई उसमें, तो इवन फैट डिफिशिएंसी भी है, क्योंकि जितने सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, जैसे मैंने बताया ओमेगा 3 के बारे में, वो सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, उसकी डिफिशिएंसी है। तो फैट डिफिशिएंसी हो रही है, प्रोटीन डिफिशिएंसी हो रही है, मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी हो रही है। इवन अगर जिंक कॉपर की बात की जाए, उसकी भी डिफिशिएंसी हो रखी होती है बहुत लोगों को प्लांट बेस्ड डाइट पे, क्योंकि वो सारे मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, हमें चाहिए बहुत कम अमाउंट में, बट वो एक्चुअली बायो अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि जितने सारे प्लांट्स हैं वो अपने सारे मिनरल्स के साथ कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स भी रखे होते हैं। ऐसा कोई प्लांट्स नहीं है इस धरती पे जो एंटी न्यूट्रिएंट्स को नहीं रखा है अपने साथ, सभी के पास एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं। वो डिस्करेज करता है हमें उसे खाने के लिए, तो इसलिए वो एंटी न्यूट्रिएंट्स रखा है। और एंटी न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो प्लांट्स में ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि अगर हम उसे कंज्यूम करेंगे तो हम सिर्फ उस न्यूट्रिएंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंज्यूम कर रहे हैं, बट वी आर गेटिंग दैट एंटी न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इंटरफेयर करती है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हमारी बॉडी में, और उस एंटी न्यूट्रिएंट्स का अपना एक एडिशनल साइड इफेक्ट मिलता है हमें बॉडी में। क्रॉनिक टॉक्सिसिटी, पॉइजनिंग होता है। उनमें से एक पॉइजनिंग ऑक्सीलेट पॉइजनिंग है, जो बहुत कॉमन है प्लांट्स प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में। जैसे स्पिनच में बहुत ज़्यादा होता है, जितने भी सीड्स हैं, नट्स हैं, ये सब में ऑक्सीलेट्स बहुत ज़्यादा है। तो क्रॉनिक ऑक्सीलेट पॉइजनिंग, और ये सब की टेस्टिंग नहीं होती है। हम टिपिकल जो कन्वेंशनल मेडिसिन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें एड्रेस नहीं किया जाता इन सारे, तो ये सब टॉक्सिसिटी है और हम ट्रीट कर रहे हैं बेसिकली पेशेंट्स को मेडिसिन से। तो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन पे आप आएंगे तो बस वही एक बेनिफिट इनिशियली मिलेगा हमें, इन्फ्लेमेशन कम होता है बॉडी में, और उसके बाद बस हेल्थ खराब होती चली जाती है पेशेंट की, बस यही है। ये तो बात हुई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की और कॉमन सप्लीमेंट्स की जो ये लोग कंज्यूम करते हैं रेगुलरली। अब बात करते हैं प्रोटीन या फिर और किसी न्यूट्रिएंट की जिसको ये लोग क्लेम करते हैं कि वीगन डाइट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जैसे 100 ग्राम सोया चंक का एग्जांपल लेते हैं तो 52 ग्राम प्रोटीन क्लेम करते हैं, राजमा में इतने ग्राम प्रोटीन, दाल में इतना ग्राम प्रोटीन। बट इन्फ्लुएंसर्स जो इनके वीगन डाइट के हैं वो जब अपनी जनरल पब्लिक को ये नहीं बताते कि ये कितने बायो अवेलेबल हैं, तो मुझे बहुत हर्ट होता है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कि जो ये लोग न्यूट्रिएंट प्रोफाइल क्लेम करते हैं वीगन डाइट के प्लेट की, क्या वो सच में इतनी बायो अवेलेबल है या फिर सब एक स्कैम है? प्लीज टेल अबाउट दैट। भाई सेम जैसे बायो अवेलेबिलिटी के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं गया किसी को, और इवन मुझे भी नहीं पढ़ाया गया। जो भी मैं बात कर रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, मुझे भी कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है कि मैं किसी चीज़ को, नई चीज़ों को समझूं, सीखूं, पढ़ूं, और उस चीज़ को एक्सप्लोर करूं उस फील्ड में, और लोगों को स्प्रेड करूं। ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी है डॉक्टर की। तो कोई भी डॉक्टर अगर ये बोलता है हमें पढ़ाया नहीं गया इस तरह से, ये कहकर वो अपने मैल प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहा होता है, ये सब बोलकर कि हमें पढ़ाया नहीं गया तो हम नई चीज़ नहीं सीखेंगे, नई चीज़ नहीं बताएंगे। ये गलत अप्रोच है एक्चुअली, एटीट्यूड सही नहीं है ये। हेल्थ केयर में रह करके इस तरह का एटीट्यूड रखना ये सही नहीं है। हाँ, सिस्टम को सस्टेन करने के लिए, सिस्टम को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए सही एटीट्यूड है ये, बट एज अ डॉक्टर ये एटीट्यूड सही नहीं है। ऐसा एटीट्यूड मैक्सिमम डॉक्टर्स का है, और जिसकी वजह से मतलब मेरा एक आए दिन होता रहता है उनसे कन्फ्रंटेशन, और
मेरे एटीट्यूड को लोग बोलते हैं ईगो बहुत है मुझ में, बस यही है। बस फ़र्क उसका है कि आप किस चीज़ों को किस तरीके से लेते हैं। मेरा पर्सपेक्टिव अलग है, आपका पर्सपेक्टिव अलग है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर नहीं जान रहे हैं किसी चीज़ को, मैं भी नहीं जान रहा था, मैं भी अपनी बॉडी पे किया हूँ, और ये कहीं ना कहीं पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा जो मुझे मिला है। फैमिली के लेवल पे, रिलेटिव्स के लेवल पे, फ्रेंड्स के लेवल पे, जितने भी क्लोज वंस हैं, सारे लोगों को बेनिफिट हुआ है। मैं चाहता हूँ इससे और भी बेनिफिट मिले, क्योंकि सभी को ये मेटाबॉलिक क्राइसिस से हम लोग सफ़र कर रहे हैं, सभी को ये क्रॉनिक डिजीज़ का बर्डन इतना ज़्यादा है अभी इस पॉपुलेशन लेवल पे, कि इसे हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए सभी डॉक्टर्स को। और मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे इस एटीट्यूड की वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स अपने एटीट्यूड को चेंज किए हैं, और उनको ऐसा लगता है कि मेरा ये एटीट्यूड सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि किसी ना किसी एक को तो फर्स्ट स्टेप लेना होगा चेंज के लिए, उस रिवॉल्यूशन के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ काम, और कोई भी काम अगर पॉजिटिव नोट पे अगर शुरू की जाए और उसका रिजल्ट अगर अच्छा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ को प्रोपेगेट करने में, स्प्रेड करने में, बस ऐसा ही है। तो बायोअवेलेबिलिटी की जहाँ तक बात है प्रोटीन की, तो सेम वही चीज़ है, क्योंकि प्लांट बेस्ड प्रोटीन अमाइनो एसिड के प्रोफाइल में बहुत तरीके से काफ़ी मतलब वो इनअप्रोप्रिएट है। वो एक प्रॉपर एक प्रोफाइल होता है अमाइनो एसिड का, कि ये अमाइनो एसिड हमें इतने अमाउंट में चाहिए, तभी जाकर के हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटीन सिंथेसिस होगी तभी। अगर वो अमाइनो एसिड का रेशियो प्रोपोर्शन ही सही नहीं होगा, देन वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, देन वो क्या होगा, वो सारे अमाइनो एसिड्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि कुछ अमाइनो एसिड्स ग्लूकोनियोजेनिक होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स कीटोजेनिक होते हैं। तो अगर अमाइनो एसिड्स का हमारा प्रोफाइल सही नहीं होगा, तो अमाइनो एसिड्स का मेन काम हमारा है बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक, वो एनर्जी के लिए यूज नहीं होता हमारी बॉडी में। बट अगर वो बिल्डिंग ब्लॉक का काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो प्रोफाइल सही नहीं है हमारा जो हम ले रहे हैं एज अ सबस्ट्रेट फूड में, देन क्या होगा, वो अमाइनो एसिड कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट होगा, और वो सारा फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, देन वो ग्लूकोज अल्टीमेटली फिर यूटिलाइज नहीं होगा, देन वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फेट फाइनली यही है कि किसी भी चीज़ को अगर हम खा रहे हैं, वो अगर अपने एक प्रॉपर एक फेट में अगर नहीं जाता है, देन डेफिनेटली वो एक फैट का ही फॉर्म लेगा, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, या फिर डायरेक्टली फैट ही क्यों ना हो। तो ये सारी प्रॉब्लम है, और जितने भी वीगन्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं कि एक मतलब हमारा राजमा और चिकन को कंपेयर करने लगते हैं कि राजमा में और चिकन में प्रोटीन कंटेंट सेम है। वो ओवरऑल एक कंटेंट की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि बॉडी उसमें से कितना यूज़ कर पा रही है आपके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, या फिर जितने भी अदर प्रोसेस हैं, क्योंकि सारा कुछ हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, सारा प्रोटीन है। और प्रोटीन का सिर्फ बिल्डिंग ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रोटीन को नहीं लेना होता है, हमें प्रोटीन को लेना है प्रॉपर सैटिस्फैक्शन के लिए। अगर हम 1 ग्राम पर केजी एक रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हम अगर अपना प्रोटीन इंटेक को रखते हैं, देन क्या होगा, हमें भूख लगी रहती है पूरे दिन। और मोस्ट ऑफ द लोग 1 ग्राम पर केजी भी नहीं खा रहे हैं प्रोटीन, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सभी के साथ। तो उनके साथ हंगर का प्रॉब्लम जो है कंटिन्यूसली बना रहता है, और जब भी हंगर होता है तो ईजिली अवेलेबल जो फूड आइटम्स होते हैं उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, जैसे पैकेज फूड्स हो गया, या फिर कोई भी ऑफर कर दिया, स्वीट्स ऑफर कर दिया, टी ऑफर कर दिया, वो कभी ना नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक्चुअली हंगर से वो उस क्रेविंग से सफ़र कर रहे हैं, और ये एक्चुअली पार्ट हो जाता है एक एडिक्शन का, और फिर उससे बाहर निकलवाने का काम बन जाता है हम जैसे लोगों का। तो हम बेसिकली हम बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहे हैं, हम बस यही कर रहे हैं कि पेशेंट एडिक्शन में है, वो एडिक्ट हो चुका है ऐसे सब्सटेंस के लिए, सब्सटेंस अब्यूज़ का वो शिकार है, और उस हमें डी एडिक्शन पे अब ले जाना है उसे। तो बस यही तो कर रहा हूँ मैं एज अ डॉक्टर, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम क्या हो रहा है कि अगर पेशेंट आपके पास हार्ट फेलियर में आ रहा है, हार्ट अटैक में आ रहा है, आप उसे मैनेज करके अगर पेशेंट को सक्सेसफुली अपने आप बेसिकली उसे रिलीज़ कर रहे हैं हॉस्पिटल से, उसकी छुट्टी कर रहे हैं, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है। डायलिसिस कर रहे हैं पेशेंट की, तो क्योंकि वो एक इमरजेंसी केयर है, और वहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें चाहिए, वो एक्सपर्टीज़ चाहिए वो सारी चीज़ों को करने के लिए। यहाँ पे डिसिप्लिन चाहिए। अगर आपके पास डिसिप्लिन है, आप अगर खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज़ को, देन आप दूसरे को वो उस चीज़ में आप हेल्प कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो मेरे से बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, मैं कभी खुद को बहुत बड़ा बोलता नहीं हूँ। एक्चुअली लोगों को लगता है कि मैं बहुत ही घमंडी इंसान हूँ, बट ऐसा है नहीं। मैं एक्चुअली मेरा तरीका कुछ अलग है बस खुद को प्रेजेंट करने का, उस चक्कर में लोग मुझे घमंडी और ये सब बोलने लगते हैं।
मैं शुरू से ऐसा मानता हूँ कि मेरे पास वो सारी क्वालिटीज़ नहीं है जो एक्चुअली जो एक सुपर स्पेशलिस्ट के पास है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो बर्डन है वो क्रॉनिक डिजीज़ का बर्डन, वो उस एकेडमिक्स से, उस पढ़ाई से, उस एक्सपर्टीज से हम उस बर्डन को कम नहीं कर पाएंगे। इस बर्डन को कम हम कर पाएंगे इस एटीट्यूड से, जो एटीट्यूड मेरे पास है। डाइट को फिक्स करना, किसी के लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना, चीज़ों एजुकेट करना, अवेयरनेस लाना, तो ये सारी चीज़ों से आप इस बर्डन को कम कर पाएंगे। बर्डन उससे कम नहीं होगा कि पेशेंट एक हार्ट अटैक में गया और हम उसे स्टेंट लगा दिए और उसके बाद रिलीज कर दिए और लो फैट डाइट पे रख दिए, स्टैटिन चला दिए, तो इससे बर्डन कम नहीं होगा, क्योंकि वो सेम पेशेंट फिर से हार्ट अटैक होगा उसे, और फिर से हम उसी तरह से मैनेज करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है, इसलिए मेरा क्वालिफिकेशन बहुत कम है। मैं बस जिस काम को पकड़ा हूँ उसमें मैं कॉम्पिटेंट हूँ। बस मैं यही बताता हूँ अपने वीडियोस में या फिर जो भी मैं शेयर करता हूँ अपने पोस्ट में, और ये बहुत लोगों को हर्ट कर जाती है। उसे ऐसा लगता है ये खुद को बहुत बड़ा साबित कर रहा है, ऐसा है नहीं। मैं बहुत छोटा डॉक्टर हूँ। काफ़ी इंसाइटफुल और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जी। सामने निकल के आया कि फूड एडिक्शन क्या होता है, कैसे होता है, और जब लोग फूड एडिक्शन अपना ओवरकम करते हैं तो इससे उनकी हेल्थ कैसे इंप्रूव हो सकती है, और जब हेल्थ इंप्रूव होगी फिर जो मेंटल क्लैरिटी आएगी, आई थिंक जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा उससे हर किसी की ग्रोथ होगी। एनीवेज, वीगनिज्म और वेजिटेरियनिज्म जो फॉलो करते हैं यही है। उनका एक बहुत कॉमन सवाल रहता है कि डाइजेस्टिव इश्यूज़ का। जो लोग प्लांट बेस्ड फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं अक्सर वो कंप्लेन करते हैं ब्लोटिंग की, डाइजेस्टिव स्ट्रेस का, या फिर कॉन्स्टिपेशन का, या डायरिया का। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो हाई फाइबर कंटेंट है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपका क्या मानना है कि फाइबर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, या फिर जो ये सारे सिम्टम्स हैं डाइजेस्टिव स्ट्रेस से रिलेटेड, उसके बारे में आपका क्या मानना है? प्लीज टेल अबाउट दिस। प्रॉब्लम यह है कि मतलब जो भी प्रॉब्लम है लोगों के साथ, एक्चुअली उसे वो प्रॉब्लम जब तक मानेंगे ही नहीं, एड्रेस ही नहीं करेंगे एज अ प्रॉब्लम, देन उस चीज़ से बाहर उसे कौन निकालेगा। जैसे इन जनरल भी ये वीगन डाइट की बात नहीं है, जो वीगनिज्म कर रहे हैं या फिर जो वेजिटेरियनिज्म कर रहे हैं, ये उसकी बात नहीं है। मैक्सिमम लोग एक्चुअली अपने प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं, रियलिटी चेक नहीं लेना चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि क्यों, मतलब क्योंकि सभी लोगों के साथ प्रॉब्लम है, हर लोग सफ़र कर रहे हैं, हर लोगों के साथ फॉरगेटफुलनेस से भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता उनको, बिहेवियर भी सही नहीं है लोगों का। मैं जैसे देख रहा हूँ आज के मतलब डेट में कि मोस्ट ऑफ द लोग क्या होता है कि आज कुछ और होते हैं, कल कुछ और ही हो जाते हैं, एंटायरली चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह का बिहेवियर में जो चेंज आता है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये सारा इल हेल्थ का पार्ट है। आपकी हेल्थ सही नहीं है, इसलिए नहीं आप अच्छा सोच पाते हैं, नहीं कुछ अच्छा कर पाते हैं, नहीं आपके जो भी करीब लोग हैं उनसे आप बढ़िया से बिहेव करते हैं, नहीं बात करते हैं, एक दिन भाई बना लेते हैं, दूसरे दिन ट्रीट करते हैं बहुत अजीब सा। तो ये सारी इनस्टेबिलिटी इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन हुआ है इन लोगों का, लंबे समय से गलत डाइट पे हैं और अभी भी उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और कोई भी चेंज, कोई भी इम्प्रूवमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू में, मतलब इस पर्सपेक्टिव में आपके पास तभी आएगा जब आप उसे एज अ प्रॉब्लम लेंगे। क्योंकि बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट डिप्रेशन में हैं, लेकिन वो चाहते नहीं कि, वो मानने को तैयार नहीं है कि उन्हें डिप्रेशन है या फिर किसी तरह का कोई इशू है, मेंटल हेल्थ इशू है, तो उन्हें कोई ट्रीट नहीं कर पाएगा। एक्चुअली काउंसलिंग से डरते हैं वो लोग, काउंसलिंग नहीं लेना चाहते, उन्हें ऐसा लगता है नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो ये सारे इशू को खुलेआम बोलते हैं, डिस्कस करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, जिससे भी नहीं करते ऐसा। तो अगर मैं ये मान लूँ कि मतलब मेरा इस तरह का एटीट्यूड, बिहेवियर सही है, गलत नहीं है, मेरा बाहर पेट निकला हुआ वो सही है, सब कुछ सही है, तो फिर कुछ करना ही नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास लोग आ जाते हैं, सिंपली यूं ही आ जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास जो आ जाएगा वो यूं ही ठीक हो जाएगा। अरे भाई, मैं तो गाइड कर रहा हूँ, सिर्फ करना तो आपको पड़ेगा एक्टिवली। तो मैं तो बस एक अप्रोच बताऊंगा, उसमें आपको हेल्प करूंगा कि आप अपने पाथ पे बने रहें, उसके लिए मैं काउंसलिंग करूंगा। बट प्रॉब्लम यह है कि उसके साथ उनको एडहेयर करना पड़ेगा उस प्लान के साथ। तो प्लान ले लेते हैं, उसके बाद फिर कर नहीं पाते, फिर बोलते हैं कि अरे गड़बड़ हो गया, पूरा वो मेरा वो चला गया, इफेक्टिव नहीं है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी नहीं है। आपने पे किया सर्विस के लिए और आपको मुझसे सर्विस अब लेनी है, क्योंकि चीज़ों को मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें होंगी आपके डाइट में, इस तरह से मैं करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया कर देता हूँ, बोलता हूँ कि रोटी चावल तो मैं खिलाऊंगा भर पेट आपको, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं साफ साफ कह देता हूँ शुरू में ही कि ये सारी चीज़ें आपके डाइट से हट जाएंगी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके।
और वो मेरे लिए हटाना मेरे लिए एक मजबूरी है, और उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये चीज़ें मेरी डाइट में नहीं रहेंगी, और कभी ना रहे तो वो बहुत अच्छा है। अगर कभी आप इंक्लूड किया और आपकी डाइट, अगर आपकी हेल्थ ख़राब हुई उस चीज़ से, देन वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैं बस यही बताता हूँ कि उसका न्यूट्रिशन में कोई पार्ट नहीं है, हमारे न्यूट्रिशन में वो चीज़ नहीं रहनी चाहिए। तो बस ये मेरा काम है, उस चीज़ को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इतना ज़्यादा मतलब एडिक्शन वाले चीज़ों में वो फंस चुके हैं कि वो बाहर नहीं, जैसे सिगरेट स्मोकिंग ही है, अल्कोहल है। कितने लोग हैं जो अपने एडिक्शन को सही करना चाह रहे हैं? वही सेम एडिक्शन है ये। फूड एडिक्शन लोग कह करके इसको बोल रहे हैं, बट एक्चुअली वो फूड एडिक्शन नहीं है, ये एक्चुअली नॉन फूड एडिक्शन है। फूड तो बस मीट और एग्स ही है, और उसका एडिक्शन तो किसी को नहीं है। एडिक्शन तो उसी चीज़ का है जो फूड नहीं है हमारे लिए, हम उसे फूड मान के खा रहे हैं बस। तो फूड एडिक्शन कुछ नहीं होता है। जो एडिक्शन है एक्चुअली शुगर एडिक्शन है, या फिर कोई भी जो हमारे डोपामिन सेंटर को, जो भी हमारा एक सेंटर है एक्चुअली जो डोपामिन रिलीज कराता है और उससे हमें प्लेजर मिलता है। तो लिम्बिक सिस्टम है हमारा, मेसोलिम्बिक सिस्टम ब्रेन में, तो जिसमें हमें लेकर के, जिस चीज़ को लेकर प्लेजर मिलता है, उस चीज़ को अगर हम फूड मानने लगे, तब तो यही तो प्रॉब्लम है ना। वो फूड एडिक्शन का है, वो तो फूड है ही नहीं हमारा। हम उसे बस मान लिए कि ये फूड है, चावल फूड है, रोटी फूड है, फूड नहीं है ये मजबूरी में हम स्टार्ट किए थे, और वो अब एक एडिक्शन का पार्ट बन चुका है। बस ये चीज़ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जैसे क्या होता है कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी को, तो डॉक्टर्स उसे बोलता है कि भाई एग्स बंद कर दो, एग्स का येलो वाला तो बिल्कुल बंद कर दो, कोलेस्ट्रॉल है, और रेड मीट बंद कर दो, चिकन थोड़ा बहुत खा सकते हो, फिश खा सकते हो। तो एक वो पेशेंट जो है थोड़ा भी नहीं सोचेगा कि हाँ मुझे ये बंद, मतलब मैं कैसे करूँगा, वो तुरंत बंद करता है। इवन हार्ड कोर जो नॉन वेजिटेरियन है, वो लोग भी तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो बोलते हैं कल से मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली उस चीज़ के लिए, उस फूड के लिए एडिक्शन तो है नहीं किसी को, तो छोड़ने में दिक्कत नहीं होती है उनको। बट अगर हम रोटी चावल को बोल दें कि वो आपको नहीं खानी है, देन वो बोलते हैं सर तो फिर खाएंगे क्या। जैसे लगता है वो सिर्फ रोटी ही चावल खा रहे हैं, तो वो पूछने लगते हैं खाएंगे क्या। तो मैं बोलता जो नहीं खा रहा वो खाना है, जो खा रहे हैं वो नहीं खाना है। सिंपल सा है आंसर। तो ये एडिक्शन एक्चुअली फूड एडिक्शन नहीं है। एडिक्शन हमेशा ये एक सब्सटेंस अब्यूज है, और ये एडिक्शन एक्चुअली आपका उस चीज़ के लिए है। तो फूड नहीं बोला जाए तो अच्छा है। फूड एडिक्शन कुछ नहीं होता है। फ्रूट्स का भी एडिक्शन किसी को है ना, तो वो शुगर की वजह से है। फ्रूट्स में जो शुगर है, सेम फ्रूट अगर कोई खट्टा फ्रूट मैं दे दूं, वही फ्रूट, तो कोई नहीं खाएगा उसे, बोलेगा बेकार है यार। तो सेम चीज़ है। तो शुगर का एडिक्शन होगा, कोकेन का होगा, निकोटीन का होगा, जो ये सब ड्रग्स हैं, और आप ड्रग्स पे हैं और आप बोल रहे हैं मेरा खाना आप बंद करा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच आप सभी का इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में अपलोड करेंगे। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। आई एम श्योर कि बहुत कुछ नया जानने को, सीखने को मिला होगा आपको वीगन डाइट के अराउंड, और काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे, मिथ आपके जो आपके दिमाग में घूमते हैं वीगनिज़म, वेजिटेरियनिज़म से जितने भी जुड़े सवाल हैं, इस वीडियो में कवर हुए होंगे। एक बेसिक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इस बात की गारंटी है हमारी तरफ से, और काफ़ी थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करेंगे वीगनिज़म के अराउंड। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि डॉक्टर साहब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब चैनल उनका मेटाबॉलिक डॉक्टर के नाम से है, और इंस्टाग्राम पर उनको फॉलो करिए। और जितना आप उनके काम को सपोर्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे कमेंट्स के थ्रू, लाइक्स के थ्रू, उतना रेगुलर वो कंटेंट डालेंगे जो कि सोसाइटी की वेलफेयर के लिए ही होगा, और एट द एंड फ़ायदा जनरल पब्लिक का ही है। सो सब्सक्राइब टू मी एज वेल, बिकॉज सेकंड पार्ट भी इस वीडियो का मेरे ही चैनल पर आएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।